हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इकोनोमेट्रिक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि जो कि आप एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्या होता है कि रिग्रेशन मॉडल होता है कि जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप शो करता है। तो इसमें जो हमारी इक्वेशन है उसमें y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज कांस्टेंट और द इंटरसेप्ट पैरामीटर्स, बीटा इज द स्लोप पैरामीटर, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड म्यू इज द एरर टर्म और द डिस्टर्बेंस टर्म। तो इसके अजम्पशंस क्या क्या हैं? अजम्पशन फर्स्ट इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, कि पैरामीटर की टर्म्स में लीनियर होना चाहिए। कौन जो हमारे ये हैं पैरामीटर्स, स्लोप वाला और इंटरसेप्ट वाला, वो लीनियर होना चाहिए। अगर हमारे वेरिएबल्स नॉन लीनियर हैं तो भी हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्स वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एरर टर्म्स, कि एक्स वैल्यूज और इंडिपेंडेंट हो, एरर टर्म से रिलेटेड ना हो। मीन ऑफ द एरर टर्म मस्ट बी 0। होमोस्कैसिटी मीन्स कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ म्यू आई और द एरर टर्म। नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड एक्स आर नॉट कोरिलेटेड और नो मल्टीकोलिनियरिटी इन द मॉडल। देन अगर अजम्पशंस वायलेट होती हैं, पहली है हेट्रोस्कैसिटी, कि हम ऊपर कर आए थे कि अजम्पशन है कि एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, पर अगर ना हो, वो चेंज हो विद द ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि जो हमारे OLS मॉडल है वो लार्ज, उसका जो पैरामीटर्स होंगे उसका लार्ज वेरिएंस होगा, बट वो लीनियर एंड अनवाइज्ड होंगे। डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम हेट्रोस्कैसिटी की? ग्राफिकल मेथड से, ब्रूश पैगन गॉडफ्रे टेस्ट, गोल्डफेल्ड क्वान टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, पार्क टेस्ट एंड वाइट टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट हैं डिटेक्शन के लिए। देन आ जाती है हमारी रेमेडीज क्या है। अगर हेट्रोस्कैसिटी है तो क्या कर सकते हैं आगे उसको कि हमें हमारे पैरामीटर्स को इफेक्ट ना करे। दैट इज वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड हम लगा सकते हैं इसके लिए। देन मल्टीकोलिनियरिटी की असम्पशन क्या होती है हमारी, कि एक्स टर्म्स हैं जो अनकोरिलेटेड हो, कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं उनमें कोई रिलेशन ना हो। अगर रिलेशन होगा तो वो मल्टीकोलिनियरिटी का इशू करेगा। इसको हम जनरली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? आर स्क्वायर हाई हो पर जो हमारी टी वैल्यूज हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो और फ्यू वैल्यूज सिग्निफिकेंट हो। देन हाई पेयर वाइज कोरिलेशन, के कोरिलेशन जब आप देखते हैं तो उसमें अगर कोरिलेशन हाई शो हो रहा है उसमें वेरिएबल्स के बीच में, तो भी आप एक शंका कर सकते हो कि मल्टीकोलिनियरिटी का इशू होगा। देन टेस्ट कौन कौन से इसको डिटेक्ट करने के लिए? वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, कंडीशन इंडेक्स, फ्रिक्स्ड कॉन्फ्लुएंस टेस्ट, फ्रास एंड ग्लोबर्स टेस्ट। इसके अगर मल्टीकोलिनियरिटी है हमारे मॉडल में तो हमारे पैरामीटर्स का क्या रिजल्ट आएंगे? OLS एस्टिमेटर्स जो होंगे हमारे अनबाइज्ड होंगे, लार्ज वेरिएंस होगा, OLS estimators are indetermined, test of significance become invalid, insignificant T ratios, high R square but T is insignificant. रेमेडीज क्या क्या है? पहले तो आप न्यू डेटा ले सकते हैं और कुछ सेकंड है ड्रॉपिंग वन ऑफ द कोरिलेटेड वेरिएबल एंड थर्ड वन इज कंबाइनिंग द क्रॉस सेक्शन एंड द टाइम सीरीज डेटा। देन थर्ड हमारी है ऑटो कोरिलेशन, के एरर टर्म्स जो हमारी हैं वो सक्सेसिव जो एरर टर्म्स हैं कि पिछले जो ईयर की और नेक्स्ट ईयर की इसमें कोई कोरिलेशन ना हो तो वो होता है ऑटो कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन हो कि पास्ट वैल्यू से कोई रिलेशन है तो वो होगा हमारा ऑटो कोरिलेशन की सिचुएशन। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि OLS जो एस्टिमेटर्स होंगे हमारे OLS मेथड्स के थ्रू जो हम बीटाज और अल्फा कैलकुलेट करते हैं तो वो अनबाइज्ड तो होंगे, लीनियर भी होंगे, बट लार्ज वेरिएंस होगा, एफिशिएंट नहीं होंगे। वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इनवैलिड होगा, TF एंड chi स्क्वायर इज इनवैलिड। टेस्ट टू डिटेक्ट इट, डर्विन-बोस्टन D टेस्ट, जिसका फॉर्मूला ये है नॉन न्यूमैन रेशियो टेस्ट फॉर द लार्ज सैंपल एंड द डर्विन-बोस्टन फॉर द स्मॉल सैंपल्स, रन्स टेस्ट, ब्रूश एंड गॉडफ्रे टेस्ट, वेरनवर्ल्ड बैब टेस्ट। देन रेमेडीज क्या है इसकी कि हम यूज कर सकते हैं इसमें जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड और न्यूवे बेस्ट मेथड। देन गॉस मॉर्कव थ्योरम है जो OLS की प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं कि OLS जो हमारे एस्टिमेटर्स होते हैं
वो क्या होते हैं, वो उनकी ब्लू प्रॉपर्टीज होती हैं। ब्लू मीन्स, बी मीन्स वो बेस्ट होते हैं, एल मीन्स लीनियर, यू मीन्स अनवाइज्ड एंड ई मीन्स एफिशिएंट एस्टिमेटर, मीन्स मिनिमम वेरिएंस होता है उनका। देन कंसेप्ट आता है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर का। टाइप 1 एरर क्या होती है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट हम उसे रिजेक्ट कर सकते देते हैं, तो वो टाइप 1 एरर होगी। इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है। देन टाइप 2 एरर है हमारी, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट एक्सेप्टेड, कि नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है बट हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको डिनोट किया जाता है बीटा से। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ द टाइप 1 एरर दैट वी आर रेडी टू रिस्क, कि मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है टाइप 1 एरर को करने का, इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट दैट रिजल्ट्स आर ट्रू, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जो रिजल्ट कैलकुलेट किए हैं, जो पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं वो ट्रू हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट इज 95%, 90% और 99%। पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर, इसको डिनोट करते हैं 1 माइनस बीटा से। और नोट करने का क्या है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा से, एंड पावर ऑफ द टेस्ट को 1 माइनस बीटा से। देन टेस्ट फॉर डिफरेंट सैंपल्स, टी टेस्ट किसके लिए यूज किया है, डेवलप्ड बाय द विलियम गॉसेट, एप्लीकेशन विद स्मॉल सैंपल इज लेस देन 30, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1 होता है इसमें, पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन एंड बिकॉज द सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल, पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होता है टी टेस्ट में। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इन दी रिग्रेशन मॉडल, तो किस किस के लिए यूज किया जाता है कि पहले तो लेस देन 30 जो हमारा सैंपल साइज होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो, एंड टू डिटेक्ट द कोफिशिएंट्स और significance of the coefficient in the regression model. Then Z test given by Fisher, if the coefficient of correlation is not 0, then Z test is used in the sample size more than 30, used to determine whether the population mean are different, के दो populations हैं हमारे पास तो उनका क्या mean different है। population variance is known, इसमें population variance known होता है, उसमें क्या होता है हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होता है, इसमें नोन होता है क्योंकि लार्ज सैंपल है हमारा। बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी ये यूज किया जाता है, मींस जो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। इट हैज सिंगल क्रिटिकल वैल्यू, इसमें सिंगल क्रिटिकल वैल्यू होती है जिससे 5% पर है 1.96, देन हमारा 10% पर कोई अलग वैल्यू होगी बट सिंगल वैल्यू होगी। एफ टेस्ट क्या है, वेरियंस रेशियो टेस्ट कहा जाता है इसको, किसने डेवलप किया है, फिशर ने। टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन वेरिएंस, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन, वैल्यू ऑफ एफ टेस्ट लाइज बिटवीन 0 to infinity, हाइयर द वैल्यू बेटर द रिग्रेशन मॉडल। काई स्क्वायर टेस्ट इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ये, और used to test the goodness of fit, that is R square or the coefficient of determination. Value of chi-square lies between 0 to 1. Then parametric test कौन कौन से हमारे पास पैरामीट्रिक होते हैं कि कुछ assumptions पर बेस्ड हैं, जो T टेस्ट, F टेस्ट एंड Z टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट है, जो इसमें देखा जाता है कि इसमें कोई अजम्पशन नहीं है, हालांकि इसमें हम अजम्पशंस कब कब यूज करना है इसमें लेकर चलते हैं, इसमें नहीं है, तो ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, और काई स्क्वायर इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देन साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमारी आती है उसका एक कंसेप्ट आता है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं हमारी, कि जो हमारी जॉइंट डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स को शो करती हैं। OLS इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर अप्लाई किया तो वाइस्ड एंड इनएफिशिएंट रिजल्ट आएंगे। 3 मेथड्स कैन बी अप्लाइड इन दिस केस। इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड्स, इससे क्या होगा, अनवाइज्ड तो होंगे हमारे रिजल्ट बट नॉन एफिशिएंट होगा हमारा जो भी पैरामीटर होगा। एप्रोप्रिएट फॉर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस। 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल सैंपल के लिए बाइज्ड रिजल्ट आएंगे, लार्ज सैंपल के लिए अनवाइज्ड रिजल्ट आएंगे। इसमें क्या होता है, अनवाइज्ड प्लस एफिशिएंट रिजल्ट आते हैं। एप्रोप्रिएट फॉर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस एंड आर over identified equations.
देन 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, बाइस्ड रिजल्ट, कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट होंगे, एप्रोप्रिएट फॉर द ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस ओनली। देन ओवर आइडेंटिफाइड, अंडर आइडेंटिफाई, ये है क्या? आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। अंडर आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड कब होगा? जब k माइनस एम इज लेस देन g माइनस 1। देन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड क्या होगा? जस्ट और जस्ट आइडेंटिफाइड k माइनस एम इज इक्वल टू g माइनस 1। ओवर आइडेंटिफाइड जब k माइनस एम इज ग्रेटर देन g माइनस 1। देन k क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मॉडल, नॉट द कांस्टेंट, कांस्टेंट को एक्सक्लूड करते हैं। मॉडल m क्या है? नंबर ऑफ एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस वेरिएबल इन द पर्टिकुलर इक्वेशन टू बी आइडेंटिफाइड, कि जिस इक्वेशन को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने हमारे वेरिएबल्स हैं। देन g इज अ टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस। देन g तो हमें कैलकुलेट कर सकते हो 1 2 3, दैट इज g 3। नाउ k इज what we have discussed, the total number of variables, not the constant, 1 2, then y3, x1 4 and x2। तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, y2 इंक्लूडेड है, तो टोटल k कितने हैं? 5। देन m कितने हैं हमारे? अगर हम पहली इक्वेशन को डिटरमाइन करना चाहते तो इसमें 4 वेरिएबल्स हैं टोटल, तो ये आ गया 4। देन k माइनस एम हमारे पास 5 माइनस 4, g माइनस 1 3 माइनस 2, तो हमारा k माइनस 1 इज लेस देन g माइनस 1। तो इक्वेशन इज अंडर आइडेंटिफाइड और unidentified as we have discussed in this condition. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel, and all the best for your exam. Thank you.